हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ब्राइट बुद्धि में आप सभी का स्वागत है। तो आइए हम शुरू करते हैं। आज फ्रांस की क्रांति की शुरुआत, जिसमें हमने चैप्टर 1 कंप्लीट किया था। उससे पहले हमारी एक वीडियो इसकी आ चुकी है क्लास 9 की एनसीईआरटी, जिसमें हमने पढ़ चुके हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं फ्रांस की क्रांति के आगे, जिसकी शुरुआत होगी। क्रांति की शुरुआत कैसे हुई थी। इससे पहले आप हमारे वीडियो को ना देखे हों तो जा कर के प्लेलिस्ट में वीडियो देख करके अध्याय 2 कंप्लीट करेंगे। आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने हित में दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। जो चैनल पर पहली बार आए हों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाएं और बेल घंटी बजाएं। तो शुरू करते हैं। पिछले भाग में आप देख चुके हैं कि किन कारणों से लुई 16वें ने कर बढ़ा दिए थे। क्या आप सोच सकते हैं कि उसने ऐसा क्यों किया होगा। प्राचीन राजतंत्र के तहत फ्रांसीसी सम्राट अपनी मर्जी से कर नहीं लगा सकता था। इसके लिए उसे एरेस्ट्स जनरल अर्थात प्रतिनिधि सभा की बैठक बुलाकर नए करों के अपने प्रस्तावों पर मंजूरी लेनी पड़ती थी। एरेस्ट्स जनरल एक राजनीतिक संस्था थी जिसमें तीनों स्टेट्स अपने अपने प्रतिनिधि भेजते थे, लेकिन सम्राट ही यह निर्णय करता था कि इस संस्था की बैठक कब बुलाई जाए। इसकी अंतिम बैठक सन 1614 में बुलाई गई थी। इसकी अंतिम बैठक कब बुलाई गई तो इसकी अंतिम बैठक सन 1614 ईस्वी में बुलाई गई थी। फ्रांसीसी सम्राट लुई 16वां ने 5 मई 1789 को नए करों के प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए स्टेट्स जनरल की बैठक बुलाई। प्रतिनिधियों की मेजबानी के लिए वर्साई के एक नए आलीशान भवन को सजाया गया और पहले और दूसरे स्टेट्स ने इस बैठक में अपने 300 प्रतिनिधि भेजे, जो आमने सामने के कतारों में बिठाए गए। तीसरे स्टेट्स के 600 प्रतिनिधि उनके पीछे खड़े किए गए और तीसरे स्टेट्स की प्रतिनिधि इसके अपेक्षाकृत समृद्ध एवं शिक्षित वर्ग कर रहे थे। किसानों, औरतों, कारीगरों का सभा में प्रवेश वर्जित था। फिर भी लगभग 40,000 पत्रों के माध्यम से उनकी शिकायतों एवं मांगों की सूची बनाई गई, जिसे प्रतिनिधि अपने साथ लेकर के आए थे। स्टेट्स जनरल के नियमों के अनुसार प्रत्येक वर्ग को एक मत देने का अधिकार था और इस बार भी लुई 16वां इसी प्रथा का पालन करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ था। परंतु तीसरे वर्ग के प्रतिनिधियों ने मांग रखी कि अब की बार पूरी सभा के द्वारा मतदान कराया जाना चाहिए, जिसमें प्रत्येक सदस्य को एक मत देने का अधिकार होगा। यह एक लोकतांत्रिक सिद्धांत था जिसे इस मिसाल के तौर पर रूसो ने अपनी पुस्तक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में प्रस्तुत किया था। जब सम्राट ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया तो तीसरे स्टेट्स के प्रतिनिधि विरोध जताते हुए सभा से बाहर चले गए। तीसरे स्टेट्स के प्रतिनिधि खुद को संपूर्ण फ्रांसीसी राष्ट्र का प्रवक्ता मानते थे। 20 जून को ये प्रतिनिधि अपने वर्साई के इंडोर टेनिस कोर्ट में जमा हुए। उन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया और शपथ ली कि जब तक सम्राट की शक्तियों को कम करने वाला संविधान तैयार नहीं किया जाएगा तब तक असेंबली भंग नहीं होगी। उनका नेतृत्व मिराबियो और आबे सिए ने किया। मिराबियो का जन्म कुलीन परिवार में हुआ था, लेकिन वो सामंती विशेषाधिकारों वाले समाज को खत्म करने की जरूरत से सहमत था। उसने एक पत्रिका निकाली और वर्साई में जुटी भीड़ के समक्ष जोरदार भाषण भी दिए।
आबे सीए मूलतः पादरी था और उसने तीसरा स्टेट्स क्या है शीर्षक से एक अत्यंत प्रभावशाली प्रचार पुस्तिका लिखी जिसका नाम था पैम्फलेट। आइए कुछ महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में भी जानते हैं जो 1774 में क्या हुआ। तो 1774 में लुई 16वां फ्रांस का राजा बनता है और सरकारी खजाना खाली हो चुका और प्राचीन राजतंत्र के समाज में असंतोष गहराता जा रहा है। 1789 स्टेट्स जनरल का आह्वान तृतीय स्टेट नेशनल असेंबली का गठन करता है। बास्तिल पर हमला, देहात में किसानों का विद्रोह। बास्तिल पर हमला और देहात में किसानों का विद्रोह। 1791 सम्राट की शक्तियों पर अंकुश लगाने और सभी मनुष्यों को मूलभूत अधिकार प्रदान करने के लिए संविधान बनाया जाता है। कब? 1791 में। 1792-93 में फ्रांस गणराज्य बनता है और सिर काट कर राजा को मार दिया जाता है। जैकोबिन गणराज्य का पतन, फ्रांस पर डायरेक्टरी का शासन हो जाता है और 1804 में नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बनता है, यूरोप के विशाल भूभाग पर कब्जा कर लेता है और 1815 में वाटरलू में नेपोलियन की हार हो जाती है। यहाँ पे क्रियाकलाप हैं कि तृतीय स्टेट्स के प्रतिनिधि मध्य में एक मेज पर खड़े असेंबली अध्यक्ष बेली की ओर हाथ उठा करके शपथ लेते हैं। क्या आप जानते हैं कि उस समय बेली निर्वाचित प्रतिनिधियों की ओर पीठ करके खड़ा रहा होगा? बेली को इस तरह दर्शाने के पीछे डेविड का क्या इरादा प्रतीत होता है? टेनिस कोर्ट में शपथ एक विशाल पेंटिंग के लिए जॉक लुई डेविड के द्वारा बनाया गया शुरुआती रेखांकन। ये तस्वीरें नेशनल असेंबली में लगाई जानी थी। जिस वक्त नेशनल असेंबली संविधान का प्रारूप तैयार करने में व्यस्त था, पूरा फ्रांस आंदोलित हो रहा था। कड़ाके की ठंड के कारण फसल मारी गई थी और पाव रोटी की कीमतें आसमान छू रही थी। बेकरी मालिक स्थिति का फायदा उठाते हुए जमाखोरी में जुटे थे। बेकरी की दुकानों पर घंटों के इंतजार के बाद गुस्साई औरतों की भीड़ ने दुकान पर धावा बोल दिया। दूसरी तरफ सम्राट ने सेना को पेरिस में प्रवेश करने का आदेश दे दिया था। क्रुद्ध भीड़ ने 14 जुलाई को बास्तिल पर धावा बोलकर उसे नेस्तानाबूद कर दिया। देहाती इलाकों में गांव-गांव यह अफवाह फैल गई। गांव-गांव में अफवाह फैल गई कि जागीरों के मालिकों ने भाड़े पर लठैतों और लुटेरों के गिरोह बुला लिए हैं जो पकी फसलों को तबाह करने निकल पड़े हैं। कई जिलों में भय से आक्रांत होकर के किसानों ने कुदालों और बेलचों से ग्रामीण किलों पर आक्रमण भी कर दिया। उन्होंने अन्न भंडारों को लूट लिया, लगान संबंधित दस्तावेजों को जलाकर राख कर दिया। कुलीन बड़ी संख्या में अपनी जागीर छोड़कर भाग गए और बहुत ने तो पड़ोसी देशों में जाकर के शरण ली। अपनी विद्रोही प्रजा की शक्ति का अनुमान करके लुई 16वां ने अनंतः नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी और ये भी मान लिया कि उसकी सत्ता पर अब संविधान का अंकुश होगा। 4 अगस्त 1789 की रात को असेंबली ने करो, कर्तव्य और बंधनों वाली सामंती व्यवस्था के उन्मूलन का आदेश पारित किया। पादरी वर्ग के लोगों को भी अपने विशेषाधिकारों को छोड़ देने के लिए विवश किया गया। धार्मिक कर समाप्त कर दिया गया और चर्च के स्वामित्व वाली भूमि जब्त कर ली गई और इस प्रकार कम से कम 20 अरब लीरवे की संपत्ति सरकार के हाथ में आ गई। फ्रांस की संवैधानिक राजतंत्र बन गया। क्या बना? फ्रांस संवैधानिक राजतंत्र बन गया। नेशनल असेंबली ने सन 1791 में संविधान का प्रारूप पूरा कर लिया और इसका मुख्य उद्देश्य था सम्राट की शक्तियों को सीमित करना। एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रीकृत होने के बजाय अब इन शक्तियों को विभिन्न संस्थाओं, विधायिका
कार्यपालिका एवं न्यायपालिका में विभाजित एवं हस्तांतरित कर दिया गया। इस प्रकार फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की नींव पड़ी और चित्र ये दिखाता है कि नई राजनीतिक व्यवस्था कैसे काम करती है। इस चित्र में देख सकते हैं कार्यपालिका, विधायिका, कार्यपालिका सम्राट होता था जो निषेध अथवा देता है किसको, असेंबली, और असेंबली नियंत्रण करती है। चित्र के माध्यम से देख सकते हैं निष्क्रिय नागरिक थे, मताधिकार प्राप्त नहीं है। लगभग 30 लाख पुरुषों, महिलाओं, बच्चों, 25 वर्ष से कम उम्र के व्यक्तियों को मताधिकार प्राप्त नहीं था। सक्रिय मताधिकार प्राप्त लोग थे 2.8 करोड़ की संख्या में, लगभग 40 लाख थे जो वोट दे सकते थे। चलिए आगे पढ़ेंगे कि 1791 के संविधान ने कानून बनाने का अधिकार नेशनल असेंबली को सौंप दिया गया। नेशनल असेंबली अप्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती थी। सर्वप्रथम नागरिक एक निर्वाचक समूह का चुनाव करते थे जो पुनः असेंबली के सदस्यों को चुनते थे। सभी नागरिकों को मतदान का अधिकार नहीं था। 25 वर्ष से अधिक उम्र वाले केवल ऐसे पुरुषों को ही सक्रिय नागरिक का दर्जा दिया गया था जो कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर चुकाते थे। शेष पुरुषों और महिलाओं को निष्क्रिय नागरिक के रूप में वर्गीकृत किया गया था। निर्वाचक की योग्यता प्राप्त करने तथा असेंबली का सदस्य होने के लिए लोगों का करदाताओं की उच्चतम श्रेणी में होना जरूरी था। चित्र बताता है कि पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र 1790 में ले लॉर्बिया के द्वारा बनाया गया। दाईं ओर की आकृति फ्रांस को और बाईं ओर की आकृति कानून को निरूपित करती है। इस पे पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र 1790 में ले लॉर्बिये द्वारा बनाया गया चित्र है जो हमको दर्शाता है क्या, दाईं ओर की आकृति फ्रांस को और बाईं ओर की कानून को निरूपित करता है। संविधान पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र, संविधान जो है वो पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र के साथ शुरू हुआ था और जीवन के अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार और कानूनी बराबरी के अधिकार को नैसर्गिक एवं अहरणीय अधिकार के रूप में स्थापित किया गया। अर्थात ये अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को जन्मतः प्राप्त थे और इन अधिकारों को छीना नहीं जा सकता। राज्य की ये कर्तव्य माना गया कि ये प्रत्येक नागरिक के नैसर्गिक अधिकारों की रक्षा करे। स्रोत हैं कि क्रांतिकारी पत्रकार ज्यां पाल मरा ने अपने अखबार लॉजिम द पॉपुलर तथा जनता का मित्र में नेशनल असेंबली के द्वारा तैयार किए गए संविधान पर टिप्पणी की थी। जनता के प्रतिनिधित्व का कार्यभार अमीरों को सौंप दिया गया है। गरीबों और शोषित की दशा केवल शांतिपूर्ण तरीके से कभी नहीं सुधर सकती। यह इस बात का घाट प्रमाण है कि धनाढ़ एवं कानून वर्ग को कैसे प्रभावित करता है कि फिर भी ये कानून तभी तक चलेंगे जब तक लोग इन्हें मानेंगे। जिस तरह उन्होंने कुलीनों के द्वारा लादे गए जुए को उतार फेंका है, एक दिन वही हश्र अमीरों का करेंगे। जिस तरह उन्होंने कुलीनों के द्वारा लादे गए जुए को उतार फेंका है, एक दिन वही हश्र अमीरों को या अमीरों का करेंगे। समाचार पत्र लॉम द पल्प से उद्धत है। ये लाइन कहाँ से लिया गया है? ये समाचार पत्र लॉम द पल्प से है। पुरुष एवं नागरिक अधिकार जानते हैं कि क्या थे। आदमी स्वतंत्र पैदा होते हैं, स्वतंत्र रहते हैं और उनके अधिकार समान होते हैं। हर एक राजनीतिक संगठन का लक्ष्य आदमी के नैसर्गिक एवं अहरणीय अधिकारों को संरक्षित रखना है और ये अधिकार हैं भी संपत्ति, सुरक्षा एवं शोषण के प्रतिरोध का अधिकार। समग्र संप्रभुता का स्रोत राज्य में निहित है। कोई भी समूह ये व्यक्ति ऐसा अनाधिकार प्रयोग नहीं करेगा जिसे जनता की सत्ता की स्वीकृति न मिली हो।
स्वतंत्रता का आशय ऐसे काम करने की शक्ति से है जो औरों के लिए नुकसान दे न हो। समाज के लिए किसी भी हानिकारक कृत्य पर पाबंदी लगाने का अधिकार कानून के पास है। कानून सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति है। सभी नागरिकों को व्यक्तिगत रूप से या अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से इसके निर्माण में भाग लेने का अधिकार है। कानून की नज़र में सभी नागरिक समान हैं। 7वां है कि कानून सम्मत प्रक्रिया के बाहर किसी भी व्यक्ति को न तो दोषी ठहराया जा सकता है और न ही गिरफ्तार अथवा नज़रबंद किया जा सकता। 11 प्रत्येक नागरिक बोलने, लिखने, छापने के लिए आज़ाद है, लेकिन कानून के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के तहत किसी स्वतंत्रता के दुरुपयोग की जिम्मेदारी भी उसी की होगी। सार्वजनिक सेना तथा प्रशासन के खर्चे चलाने के लिए एक सामान्य कर लगाना अपरिहार्य है और सभी नागरिकों पर उनकी आय के अनुसार समान रूप से कर लगाया जाना चाहिए। चूँकि संपत्ति का अधिकार एक पावन एवं अलंघनीय अधिकार है, अतः किसी भी व्यक्ति को इससे वंचित नहीं किया जा सकता जब तक कि विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत सार्वजनिक आवश्यकताओं के लिए संपत्ति का अधिग्रहण आवश्यक न हो। ऐसे मामले में अग्रिम मुआवजा जरूर दिया जाना चाहिए। राजनीतिक प्रतीकों के कुछ महत्व हैं कि 18वीं सदी में ज़्यादातर स्त्री पुरुष पढ़े लिखे नहीं थे, इसीलिए महत्वपूर्ण विचारों का प्रचार करने के लिए छपे हुए शब्दों के बजाय अक्सर आकृतियों एवं प्रतीकों का प्रयोग किया जाता था। ले बॉर्बिये ने अपनी पेंटिंग चित्र नंबर 8 में देखना है, अपनी पेंटिंग में अधिकारों के घोषणा पत्र को लोगों तक पहुंचाने के लिए अनेक प्रतीकों का प्रयोग किया। आइए इन प्रतीकों को समझने की कोशिश करते हैं। टूटी हुई जंजीर बताती है कि दासों को बांधने के लिए जंजीर का प्रयोग होता था और टूटी हुई हथकड़ी उनकी आज़ादी का प्रतीक है। यहाँ पे देख सकते हैं चित्रों में कि ये सब क्या हैं। यहाँ पर ये क्या पहनी हुई हैं, जंजीर पहनी हुई, और टूटी हुई जंजीरें हमें ये बताती हैं कि यहाँ पर स्वतंत्रता मिल गई, अर्थात ये आज़ादी का प्रतीक है। छड़ों का बच्छीदार गट्ठर बताता है कि अकेली छड़ को आसानी से तोड़ा जा सकता है और पूरे गट्ठर को नहीं, एकता में ही बल होती है। छड़ हमको क्या बताता है? एकता में बल होता है। आगे है, त्रिभुज के अंदर रोशनी बिखेरती आंखें, सर्वदर्शी आंखें ज्ञान का प्रतीक है और सूर्य की किरणें अज्ञान रूपी अंधेरे को मिटा देंगी। फिर है राजदंड, शाही सत्ता का प्रतीक राजदंड है। अपनी पूंछ मुंह में लिए सांप बताता है कि सनातनता का प्रतीक है। अंगूठी का कोई और छोर नहीं होता। आगे लाल फ्राइजियन टोपी हमें ये बताता है कि दासों के द्वारा स्वतंत्र होने के बाद पहनी जाने वाली टोपी। 8वां है नीला सफ़ेद लाल, फ्रांस के राष्ट्रीय रंग है। नीला सफ़ेद लाल फ्रांस के राष्ट्रीय रंग हैं। डैनो वाली स्त्री कानून का मानवीय रूप जो है, ये जो वाला चित्र बना है ये है डैनो वाली स्त्री, अर्थात कानून का मानवीय रूप कहा जाएगा। विधिपट, कानून सबके लिए समान है और उसकी नज़र में सब बराबर हैं। कुछ क्रियाकलाप हैं यहाँ इस पे, तो इस क्रियाकलाप को आप पढ़ेंगे और इस प्रश्नों के उत्तर आप लिख करके कोशिश करेंगे किया जाए। तो ये है फ्रांस में राजतंत्र का उन्मूलन और गणतंत्र की स्थापना। तो वीडियो बहुत लंबी हो जाने के कारण अब हम ये पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तो तब तक के लिए पढ़ते रहें, मस्त रहें। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।